हेलो एवरीवन, आज हम हमारी एक और मैराथन क्लास लेके आए हैं और उस क्लास का नाम है बिजनेस लॉ। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? व्यापारिक संनियम। तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में बिजनेस मैनेजमेंट है उस पूरी की मैराथन पढ़ी थी और शायद होप सो आपको वो सभी होपफुल के आपको हेल्पफुल रही होगी आपको वो। तो आपको आज की क्लास में भी बिजनेस जो लॉ है हमारी मैराथन क्लास वो भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्लियर है? चलो देखो, तो आज हमारी बिजनेस लॉ की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है इसको और 12th में पास आउट भी आप इसी से ही हो। हमारे इसका नाम है टॉपिक का पार्टनरशिप। क्या है हमारा? पार्टनरशिप। तो हमारी बिजनेस लॉ में एक टॉपिक ये भी है पार्टनरशिप यानी साझेदारी, जो कि आपके आरबीडी का क्वेश्चन नंबर जो आरबीडी 2016 का ईयर का क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा वाला पॉइंट है? सेकंड वाला मतलब और के बाद वाला। समझ आ गई बात आपको? चलो यहाँ ध्यान से समझे ना कि इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपके पार्टनरशिप का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। तो आपको पार्टनरशिप का मीनिंग सबको पता होगा, नहीं भी पता तो यहाँ देखो कि दो या दो से अधिक, क्या बोला मैंने आपको? टू और मोर देन। क्लियर है क्या? टू और मोर देन, दो या दो से अधिक। अगर कोई भी साझेदार यानी एनी पार्टनर अपनी बिजनेस फर्म को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। बिजनेस फर्म को क्या करते हैं? स्टार्ट। लेकिन वो बिजनेस फर्म को स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए। क्या करने के लिए? और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो सभी पार्टनर मिलकर चलाएंगे या फिर सभी की ओर से क्या चलेगा? कोई एक जन चलाएगा। समझ आ गई बात? तो हमारी इसकी डेफिनेशन देखना आप सभी। तो मैंने डेफिनेशन के लिए आपको क्या बोला? सिंपल सा आपसे एक बात बोली कि दो या दो से अधिक साझेदारों द्वारा ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें या तो सभी मिलकर चलाएंगे या सभी की ओर से क्या होगा? कोई एक जन चलाएगा। अब थोड़ा इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business or carried on by all or any of them acting for all। तो सबसे पहले मैंने आपको पार्टनरशिप का बेसिक सा मीनिंग बताया जिसको आप इजी वे से लिख सकते हो। तो ये जो पार्टनरशिप का बेसिक का मीनिंग है वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 15 मार्क्स में तो उसका बड़ा क्वेश्चन है ही, देखो जैसा आपको दिख रहा है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा मीनिंग। अब इसके कुछ क्या होते हैं? फीचर्स। अब फीचर्स भी ध्यान से समझना सभी। फीचर्स भी आपके लिए 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं और 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकते हैं। तो फीचर्स में यहाँ पर सुनना, जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उसी से ही क्या निकलेंगे? आपके फीचर्स निकलेंगे। तो सबसे पहला वाला फीचर क्या है? देखो, एटलीस्ट 2% के कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? 2। अगर एक अकेला मालिक रहेगा तो पता है क्या होगा कि वो एक सिंगल ओनर हो गया। क्या हो गया? वो एक इंडिविजुअल ओनर हो गया, तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, एक अकेला विक्रेता हो गया। वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? 2। तो पहली विशेषता ये होगी आपकी, फीचर ये हो गया पहला। फिर दूसरा, अब उसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए? साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? समझ आई बात? अगर बैंकिंग बिजनेस है तो कितनी? 10 और नॉर्मल बिजनेस है तो 20। मैंने क्या बोला? बैंकिंग बिजनेस है तो कितने? 10 और नॉर्मल बिजनेस है तो क्या है? 20। क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो देखो, फिर थर्ड क्या है? ठहराव का होना यानी एग्रीमेंट होना। आपको एक बात बता देते हैं कि पार्टनरशिप जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है रिटर्न और एक होती है ओरल। क्लियर है क्या आपको? एक तो क्या होती है? रिटर्न और एक क्या होती है? ओरल। अब रिटर्न क्या होता है और ओरल क्या होता है? एक तो मौखिक रूप से होता है, ओरली होती है एक तो। समझ आ गई बात? ओरली एक होती है कि हाँ भाई तू और मैं साझेदार है, तू और मैं पार्टनर अपन इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्या? तो अब जब ओरल होती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है क्योंकि वो चीज़ें या तो याद नहीं रहती। लेकिन अगर वो आपका एक एग्रीमेंट होता है तो वो आपके लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। हाँ, तो आप ये नहीं समझना कि पार्टनरशिप के अंदर ओरल हो तो नहीं चलेगा, ओरल भी चलेगा। क्लियर है कि आपको? ओरल भी चलेगा और रिटर्न भी चलेगा। बट आप ही बताओ सबसे मजबूत क्या है? रिटर्न मजबूत होता है। देखो सभी,
चलो कितने पॉइंट पढ़े हमने इसके, 1 2 3। सबसे पहला बताओ एटलीस्ट कितने परसेंट होने चाहिए, 2%। दूसरा बताओ मैक्सिमम नंबर 2, मैक्सिमम कितने, बैंकिंग बिजनेस में 10, नॉर्मल बिजनेस में 20। थर्ड क्या है, ऑफ कोर्स क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन हो सकता है और ओरल हो सकता है, लिखित और मौखिक। फिर चौथा क्या है, व्यवसाय का होना, बिजनेस। तो बिजनेस के बिना संभव नहीं है, बट कारण है यहाँ बिजनेस में। एक चीज और दिमाग में रखना है, बिजनेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल। तो यहाँ पर कौन से बिजनेस होना चाहिए, इलीगल। आप कहते हो कि हमें ना भाई ड्रग्स का धंधा करेंगे या फिर बंदूक का धंधा करेंगे, गन्स का धंधा करेंगे, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर, वो इलीगल है। तो इलीगल को पार्टनरशिप नहीं फॉलो करता। और आपका जो बिजनेस वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और लीगल बिजनेस की डेफिनेशन यही होती है कि हर एक कंट्री में लीगल बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, अलग अलग। कि अगर आप उस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन के साथ चले तो लीगल है, और अगर उसके अगेंस्ट गए तो वो क्या है, इलीगल है। अब उनको दूसरी कंट्री का नहीं पता, लेकिन हमारी कंट्री में गन्स का और ड्रग्स का तो क्या है, इलीगल माना जाता है। क्लियर है क्या? चलो देखो, तो व्यवसाय भी क्या होना, बिजनेस भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या आपको? चलो कितने पॉइंट पढ़े, 4। पहला, सेकेंड, थर्ड, चौथा, अरे समझ में आ रही है आपको बात? चलो फिफ्थ बताओ क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो बहुत ज्यादा मस्ट है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होना ही चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा तो बताओ बाद में तकलीफें आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ गई बात आपको? तो यहाँ ध्यान से समझना कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पहले से ही क्या होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। समझ गए आप लोग? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं है तो इसका मतलब वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशियो में, है ना, समान अनुपात में बांटेंगे। वो तो एब्सेंस ऑफ में केस हो गया। देखो कितने पॉइंट बढ़े बेटा, 5। पहला बताओ, 2, सेकेंड, थर्ड, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर 6th क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो आप बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए हाँ, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ओनर का पैसा लगाना क्या होता है, जरूरी। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। कोई ऐसे पार्टनर भी होते हैं जो प्रॉफिट नहीं, जो कैपिटल नहीं लगाते, वो बिजनेस संभाल लेते हैं, तो उनको उस रिगार्डिंग वो क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है। अरे समझ आ गई क्या आपको बात? मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कोई भी पूंजी लगाना कोई अनिवार्य है ना, कंपलसरी नहीं है। कोई बिना पूंजी लगाए भी बिजनेस, बिना कैपिटल लगाए भी क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर बन सकता है। इसका मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ले ली। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो बिजनेस में पैसा तो लगा देते हैं लेकिन काम नहीं करते, बस पैसा लगा के छोड़ दिया। क्लियर देखिए आपको ये चीज़? चलो बताओ टोटल कितने पॉइंट हो गए अपने, 6। समझ आ गई बताओ? पहला एटलीस्ट 2%, मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स, फिर एग्रीमेंट, फिर बिजनेस, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? तो यहाँ ध्यान से समझना आप सभी। देखो अब नेक्स्ट है 7th पॉइंट। अब 7th पॉइंट क्या है, देखो कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाए और एनी ऑफ देम, सभी की ओर से, एक्टिंग फॉर ऑल, उन सभी की ओर से कोई एक जन चलाएगा। समझ आ गई बात? या तो क्या करेंगे, सब चलाओ, या तो किसी एक को अथॉरिटी दे दो। समझ आ गई बात? अगर वो एक को अथॉरिटी देंगे तो वो एक्स्ट्रा क्या लेगा, सैलरी लेगा। क्या लेगा वो, सैलरी। शेयरिंग रेशियो ज्यादा भी ले सकता है। अरे समझ आ गई बात? तो बाकी क्या करेंगे सर, बाकी क्या पता, सेल्स का काम कर रहे हो तो उनको उनके बदले क्या मिल जाएगा, कमीशन। क्या मिल जाएगा? तो ये जो छोटी छोटी बातें बोली है वो आप अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिख सकते हो। क्लियर है क्या? तो एक बार वापस रिपीट, फीचर्स बताओ। सबसे पहला फीचर्स पार्टनर्स, फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स, तीसरा एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी अदर एक्टिंग फॉर ऑल। समझ आ गई बात आपको? चलो अब आप इसको लिखो। मैं मात्र आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं समय देता हूँ आपको। 1 मिनट के लिए पूरा लिखिए आप, है ना, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम।
चलो लिख लिया आप सभी ने। अब नेक्स्ट है 2017 RBD 2017 क्वेश्चन नंबर है आपका 18 और वही क्या है सेकंड। ठीक है, देखो सभी, अब इस क्वेश्चन का नाम है साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। सुनना, और उस फर्म के विघटन की विभिन्न विधियां भी बताइए और स्टेट द वेरियस मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ क्या है फर्म। अब समझो सभी कि जब कभी भी कोई एक पार्टनर बिजनेस से यानी उस पार्टनरशिप फर्म से उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला जाता है। सपोज कोई 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर है 3 में से अगर कोई एक पार्टनर अगर चला गया तो आप लोग एक बात बताओ, क्या वो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। 2 जने भी है, समझ आ गई बात? तो किसी एक पार्टनर के जाने से कोई पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होती। तो इसको तो कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, मतलब सिर्फ साझेदार का विघटन हुआ, फर्म का नहीं हुआ। या फिर अब 3 में से कोई 2 पार्टनर चले गए तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर बच गया, तो वो पूरी फर्म का ही क्या हो गया? हालांकि फर्म कंटिन्यू रहती है लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाती, फिर वो तो वो सोल प्रोप्राइटर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि बहुत सारे ऐसे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होते हैं कि उस पार्टनरशिप फर्म को वो कंटिन्यू नहीं रखते। क्लियर है क्या? कोई किसी के आने जाने से नहीं, आपसी सहमति से भी तो हो सकता है, वॉलंटरी स्वेच्छा से भी तो हो सकता है ये चीज। चलो समझना आप सभी। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करेंगे। सबसे पहले देखो, फर्म का विघटन यही लिख रखा है कि धारा 30 के अनुसार सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाने को फर्म का विघटन कहा जाता है। कि सारे के सारे साझेदार अगर क्या करें, आपस में समाप्त कर देते हैं इस अपनी साझेदारी को, तो फिर इसको क्या कहा जाता है? पूरा फर्म का विघटन। फर्म के विघटन होने पर फर्म का व्यापार समाप्त हो जाता है। अब जैसे ही अगर पूरी फर्म बंद होगी तो उस फर्म का बिजनेस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। और इसके अलावा सभी जो संपत्तियां है, यानी जो सारे के सारे एसेट्स है, वो हम क्या कर लेंगे? उसको मार्केट में बेच के उससे जो कैश आएगा और हमारी सारी लायबिलिटीज का क्या कर दोगे? आप पेमेंट कर दोगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो सब अपने अपने घर लेके चले जाएंगे। समझ आ गई बात आपको? चलो, मैंने सिंपल सा आपको क्या बोला अभी कि फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म। तो जो आपकी पूरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरा फर्म का विघटन कब होता है? कि जब सारे के सारे साझेदार एक्सेप्ट वो खुद की इच्छा से क्या हो जाते हैं? सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि अब इस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू नहीं रखना। समझ आ गई बात? उसी को ही क्या कहा जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। और उससे रिजल्ट क्या निकलता है कि उससे जो भी उसकी एसेट्स होती है, उन एसेट्स को क्या कर दो आप लोग? सेल कर दो, और उससे जो भी इनकम आएगी उससे लायबिलिटीज का पेमेंट कर दो, और फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। समझ आ गई आपको बात? चलो, दूसरा क्या है? साझेदारी का विघटन। अब सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा, आपको पता है अपना द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग एक साझेदारी संस्था की समाप्ति तब होती है जब सभी साझेदारों का संबंध आपस में टूट जाता है। लेकिन इस प्रकार साझेदारी ठहराव टूट जाने से साझेदारी का विघटन हो जाता है। अब सुनना, अब यहाँ पर सिंपल सा है जो मैंने आपको समझाया है, उसके डिफरेंस है जो आप पढ़ लीजिएगा कि साझेदारी और फर्म के विघटन में क्या है, आपके अंतर है। समझ गए आप लोग? देखो सभी, तो पहला जो पॉइंट है वो आपका डेफिनेशन का है। दूसरा पॉइंट जो व्यवसाय का चलाना है और संपत्ति का बंटवारा है। ये चीज क्लियर है क्या आपको? कि अगर आपको फर्म का विघटन करना है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन करना है तो क्या होगा कि आपको सभी को अपनी साझेदारी आपस में क्या करनी पड़ेगी? समाप्त करनी पड़ेगी। और अगर साझेदारी का विघटन होता है तो सिर्फ जो साझेदार जा रहा है तो उसका विघटन हो रहा है, बाकी जो पार्टनर है वो कंटिन्यू क्या करेंगे? अपने उस बिजनेस को रनिंग में रखेंगे। चलो, अब ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन, उनका डिफरेंस हो गया। अब सिंपल सा है कि आपको क्या करना है कि फर्म के विघटन की विधियां यानी मेथड्स होते हैं इनके,
क्या होते हैं इनके मेथड्स। अब इनके मेथड्स के किस तरीके से पूरी फर्म का डिसोल्यूशन होता है। अब सिंपल सी बात है, हम पूरी फर्म को खत्म कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर जो मेथड्स है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के हैं, यानी फर्म के विघटन की विधियां हैं, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के। क्लियर है क्या? तो या तो वो सभी पार्टनर अपनी खुद की इच्छा से करेंगे, क्या करेंगे वो, जैसे पहला पॉइंट हो गया, आप अपनी आरबीडी अपने साथ रखना बेटा, ठहराव द्वारा फर्म का विघटन। ठहराव का मतलब यह क्या हो गया कि वो एक एग्रीमेंट के थ्रू क्या करेंगे, डिसोल्यूशन बाय क्या करेंगे, वो एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के थ्रू क्या करेंगे, अपना यहाँ पर डिसोल्यूशन करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, फर्म की समाप्ति का यह सरल तरीका होता है कि जिस प्रकार ठहराव के द्वारा फर्म का निर्माण होता है, मतलब एग्रीमेंट से ही आपकी फर्म बनती है, और तो उसी प्रकार सब साझेदार, बिल्कुल, तो सब साझेदार फर्म के सभी साझेदारों की सहमति द्वारा फर्म का विघटन भी हो सकता है। तो ये तो हो गया बिल्कुल लीगल, जिसमें कोर्ट की हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, ये विदाउट कोर्ट है, मतलब हमको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा या मुद्दा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने आपस में ही बैठ के क्या कर लिया, सहमति कर ली, समझ आई, एग्री हो गए और एग्रीमेंट प्रिपेयर कर दिया। चलो आगे देखो, सेकंड क्या है, फर्म का अनिवार्य विघटन। फर्म का क्या है, अब अनिवार्य विघटन। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है, करना ही पड़ेगा, समझ आ गई देखो, अब करना ही पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं है करना, मजबूरी है, कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो उनको क्या करना है, करना ही पड़ेगा। तो निम्न दशाओं में फर्म की समाप्ति अनिवार्य रूप से करनी होती है, और अथवा न्यायालय फर्म के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। इसका मतलब है कि कोर्ट यहाँ पर अपना जजमेंट देगा आके, और कोर्ट यहाँ पर इसका पार्ट बनेगा, क्योंकि ये अब आपस में सहमति से नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट से नहीं हो रहा है, ये कोई रीजन की वजह से हो रहा है। तो पहला कि साझेदार का दिवालिया हो जाना, मतलब कोई एक साझेदार है जो इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, अब किसी एक साझेदार के इंसॉल्वेंट होने से उसके हिस्से में जो लायबिलिटी आती है वो पे करेगा ही नहीं, तो वो फिर वो जो लायबिलिटी फिर रिमेनिंग पार्टनर की रह गई, तो एक कारण की वजह से उसको क्या करना पड़ जाता है, पूरी फर्म को ही क्या कर दो, साला बंद कर दो। तो जब फर्म के सभी साझेदार एक फर्म के एक के अतिरिक्त सभी दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म की समाप्ति है। फिर ऐसा भी तो कुछ टर्न कर दिया इसको कि एक सही है, एक प्लस में चल रहा है, और बाकी सब क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, क्या हो गए, वो दिवालिया घोषित हो गए। और फर्म का व्यवसाय या तो क्या हो जाना, अवैध हो जाना, कि पार्टनरशिप फॉर्म तो इन्होंने पहले स्टार्ट तो करी थी लीगल से, वैध से, लेकिन अब फिर जब पता चला तो वो क्या हो गई, इलीगल। तो फिर तो आप भाई, आप तो कोर्ट की जजमेंट में आ गए, अब तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना पड़ेगा। समझ आ गई आपको बात? चलो देखो, तीसरा क्या है कि सूचना द्वारा विघटन, के ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, साझेदारी का विघटन किसी भी एक साझेदार द्वारा सूचना देकर किया जा सकता है। ये सूचना स्पष्ट नहीं, या फिर कोई एक पार्टनर सबको क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा कि भाई हम पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। चौथा है न्यायालय द्वारा, तो अब ये कहाँ जाएंगे, अपन कोर्ट में चले जाएंगे। तो निम्न परिस्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। अब ये तो थे हमारे वॉलंटरी, हमारी सब इच्छा से, हमारे कुछ रीजन की वजह से। अब कोर्ट इसमें भागीदारी कब ले लेगा, एक तो वो लीगल बिजनेस हो गया जो, लेकिन और भी कुछ कारण होते हैं कि किसी साझेदार के पागल होने पर, आपको पता है एक होता है वयस्क, क्या होता है, मतलब जिसकी एज 18 से क्या होती है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हाँ माइनर नहीं होना चाहिए, समझ आइए देखो, और दिमाग से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, क्लियर है क्या, और बिल्कुल वेलफेयर होना चाहिए। और यदि फर्म के साझेदार का मस्तिष्क अगर खराब हो गया, समझ आइए देखो, तो साझेदारी क्या हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी। और किसी साझेदार के अयोग्य होने पर, मतलब जब फर्म में कार्य करने वाला साझेदार किसी कारण से अयोग्य हो जाता है तो वो साझेदारी का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। समझ आइए देखो, वो डिसेबल हो गया, वो काम करने के अब लायक नहीं है। समझ आइए देखो, आगे देखो, कारोबार में या तो निरंतर क्या हो रही है, हानि हो रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, उनका लॉस पे लॉस हो जा रहा है। समझ आ गई बात देखो, तो बिजनेस को क्या करेंगे, वो बंद करेंगे। और किसी साझेदार द्वारा दुराचरण करने पर, मतलब या तो क्या करता है कि जबरदस्ती किसी प्रकार की कोई दादागिरी लगाता है, क्या करता है, कोई
तादर के लगाते से जब अभियोग चलाने वाले साझेदार के अतिरिक्त कोई अन्य साझेदार ऐसे दुराचरण का दोषी है तो जिससे व्यवसाय में हानि की संभावना हो, या फिर ऐसा कोई रीजन है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, कि जिसकी वजह से बिजनेस में क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, तो उससे भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ आ गई बात आपको? चलो इसके जो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं हम, फिर बाद में आप लिखिएगा। तो सबसे पहले इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप इसको क्या लिखोगे, डेफिनेशन। आप इन दोनों पॉइंट्स की क्या लिखोगे, डेफिनेशन। और डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे, और फिर इन दोनों के बीच क्या लिखोगे आप, डिफरेंस, अंतर, ठीक है। और अब यहां पर उनके मेथड्स क्या है, उनके उनके मेथड्स में सबसे पहला क्या है कि ये या तो क्या होगा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट यानी ठहराव, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये सेकंड क्या है, कंपल्सरी। अनिवार्य विघटन, डिसोल्यूशन बाय हेप्टेन, या फिर इसमें ये लिख सकते हो कि या तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं तीसरा पॉइंट लिख गया तो वो बाय कोर्ट, समझ गए, ठीक है, यानी न्यायालय द्वारा। फोर्थ, या फिर बाय इन्फॉर्म्ड ठीक है। या कोई रीज़न ऐसा हो गया, लॉस हो गया। चलो बहुत है, इतने पॉइंट आप ये याद कर लो। चलो इसको लिखो फटाफट, फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लॉ थोड़ा सा आपको पहले कह देता हूँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ रहती है, इसलिए जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको फोकस करके याद करिएगा और फिर से रीड कीजिएगा। देख लिया आप सभी ने? ये दोनों क्वेश्चन आपकी आरबीडी से भी ठीक से रीड कर लेना, मैंने ऊपर ऊपर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलो यस, हाँ वो लास्ट आपने लिख लिया होगा पूरा। अब 2018 आरबीडी का 2018 का क्वेश्चन है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, बहुत अच्छे से ही पढ़ के आना, आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। अभी समझेंगे अपन क्या है क्या नहीं है, क्लियर है? देखो सभी, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि
इस क्वेश्चन का नाम है जिला मंच क्या है, समझे। अब जिला मंच क्या है, देखो यहां पर इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम। और इसके द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर अडॉप्टेड हर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स बाय दिस फोरम। तो यहां पर आपको है ना, ये जब ये क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो आप क्या करते हो कि इसका इंटरनली बेस पढ़ते नहीं हो, जबकि आज आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इजी, और जो अपने आसपास जो डेली रूटीन में ये जो चीज़ें होती है ये वही है सारा का सारा। तो पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे हमारी बुक में, तो ध्यान से समझना आप सभी। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स है थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। क्लियर है क्या? चलो देखो सभी यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हम कौन सी लॉ पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ। लॉ का मीनिंग सिंपल सा क्या होता है कि जब किसी, हाँ जब कानून होता है, जब किसी के साथ भी कुछ भी गलत होता है तो उन गलत को क्या करना है भाई, आपको ठीक से जजमेंट करनी है। वो ठीक से जजमेंट के लिए क्या बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए। तो ये लॉ बनाया है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब ये उस टाइम का ये लॉ बना हुआ है जिसे आज भी फॉलो किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, सुनो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर स्थापित एक ऐसा अभिकरण है। अब क्या होता है कि उपभोक्ता की शिकायत है, उपभोक्ता की शिकायत है तो मतलब क्या हो गया बताओ, कि जो कंज्यूमर्स की जो क्या होती है, कंप्लेंट्स होती है। अब कंज्यूमर की कंप्लेंट्स देखो, आगे पढ़ने से मैं आपको सिंपल सा पूछता हूँ कि हम कहीं पर गुड्स परचेज करके लेके आए, मार्केट से गुड्स हमने क्या कर लिए, खरीद ली। अब खरीदने से क्या निकला कि या तो हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गया, या तो हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गया, और या फिर क्या आ गया होगा कि हमने क्या किया होगा, भाई कोई माल जो खरीदा क्या था लेकिन हमको पकड़ा क्या दिया माल, तो वो चेंज आ गया। तो हमने कुछ गलतियां करी होगी, हमने बिल नहीं लिया होगा। क्लियर है क्या? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कंज्यूमर की, उपभोक्ता की होती है। तो ये सारी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, सिर्फ क्या है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ध्यान से समझना सभी। और जिसके समक्ष इस जिले में रहने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में जो रहने वाले लोग हैं, उपभोक्ता हैं, गुड्स एंड सर्विस, अपने द्वारा क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यानी जो भी कंप्लेंट्स होती है वो उनके सामने रखते हैं। समझ आई बात, कि जो जहाँ से गुड्स परचेज करके लेके आए थे हम उस सेलर से, उस विक्रेता से, तो उस सेलर के खिलाफ, उस सेलर के अगेंस्ट हम क्या करते हैं कि कंप्लेन करते हैं। तो इसमें कोई पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं करता, इसका खुद का एक कौन सा डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये एक्ट है, और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कहलाता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर कंज्यूमर की सारी सुनवाई की जाती है। तो आपको हालांकि समझ में आ ही गया होगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, बहुत जनरल चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको है ना एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ, और वो छोटी सी चीज़ क्या है देखना आप सभी। अब वो छोटी सी चीज़ क्या है, छोटी सी चीज़ ये है कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा कभी? उसमें वो एक साड़ी वाला एपिसोड आता है, साड़ियाँ हम क्या करते हैं, वो साड़ियाँ जो वो सारी की सारी लेडीज़ होती है गोकुलधाम सोसाइटी की, वो क्या करती है, सारी की सारी साड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ सस्ते के दाम पे खरीद के लेके आ जाती है, लेकिन जब वो पैक करवाते हैं ना तो जब घर आते हैं तो डिफेक्टिव आ जाती है, और फिर वापस उनके प्रोटेक्शन के लिए जाती है। लेकिन जब एक वो डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो उस डिपार्टमेंट में क्या होता है पता है, उसकी वो वहाँ सुनवाई नहीं करता, क्योंकि उनकी एक ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि वो बिल नहीं लेते, फिर वो सेल्फ, हाँ समझ आई बात, तो फिर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो अब हम तो वो बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा कैसे। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। चलो देखो, जिला उपभोक्ता मंच की स्थापना राज्य सरकार द्वारा
यानी इस जो स्टेट गवर्नमेंट है राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके की जाती है। चलो ये तो सब हो गया, ये तो बेसिक चीज की स्थापना है। अब जिला मंच का इंपॉर्टेंट है, इसको टारगेट कर लेना। जिला मंच का गठन है, क्या है? जिला मंच का गठन। अब गठन क्या होता है यहाँ पर सुनना आप सभी, कि उसको कैसे एस्टैब्लिश किया गया, समझ आइए, तो उसको कैसे एस्टैब्लिश किया गया। तो जिला मंच का सदस्य एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा और जिसको सामान्य प्रशासन या व्यापारिक या वाणिज्य का अनुभव। तो जब कभी भी आप क्या करोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाओगे, क्या बनाओगे, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाओगे, तो उसके लिए लाइबल पर्सन कौन कौन होंगे? तो सबसे पहला वाला जो पर्सन होगा वो क्या होना चाहिए, एक गुडविल रेस्पेक्टेड पर्सन होना चाहिए, जिसको कॉमर्शियल की लैंग्वेज, जिसको कॉमर्शियल का एक्सपीरियंस हो, मतलब वाणिज्य उस माल को बेचने और खरीदने से रिलेटेड जो भी होती है सारी इन्फॉर्मेशन, तो मार्केट की उसको नॉलेज हो। तो पहला तो ये पर्सन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि जिला मंच में एक महिला सदस्य हमेशा होनी चाहिए, मतलब एक क्या होना चाहिए, लेडीज, समझिए, एक लेडीज ऑफिसर होनी चाहिए, उसको सिलेक्ट करना चाहिए आपको। और जो एक सामाजिक समिति कार्यकर्ता होती है, और जिला मंच के अध्यक्ष यानी उसका जो क्या है, प्रेसिडेंट है, उसका जो हेड है, और तथा सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले के लिए की जाती हो, समझिए, जिसकी नियुक्ति कितने साल के लिए हो, 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए हो। कितने के लिए हो, 5 ईयर्स के लिए, समझ आइए बताओ। चलो आगे देखो। और उसकी एज क्या होनी चाहिए, बिफोर 65, क्या होनी चाहिए, समझ आ गई बात को। और जिला मंच के जो प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष है और सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, मतलब जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो वापस कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जैसे कॉलेज के इलेक्शन होते हैं, अभी हाल ही में देखे होंगे आप लोगों ने, तो कॉलेज के इलेक्शन होते हैं, तो जो एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो उसको प्रेसिडेंट की कभी भी वापस सीट नहीं मिलती। तो वापस यही होता है कि हर बार नए आते हैं, क्योंकि वो अपडेट आते हैं। क्या आते हैं, वो अपडेट आते हैं। अगला देखो, जिला मंच के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों, वेतन और भत्तों के निर्धारण, मतलब अब जो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रेसिडेंट है और उनके जो सारे के सारे क्या है मेंबर्स हैं जो काम करने वाले हैं, उनकी सारी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहिए। चलो देखो आगे। अब जिला मंच का अधिकार क्षेत्र, मतलब वो कितने एरिया को कवर करता है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका राइट्स कहाँ कहाँ तक आते हैं, समझ आ गई बात आपको। अब राइट्स कहाँ कहाँ तक आते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से जिला मंच उन शिकायतों की, मतलब उन कंप्लेन की सुनवाई करता है जिनसे वस्तु या सेवा का मूल्य या मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि कितने रुपए से कम हो, 5 लाख रुपए से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू सिर्फ इस स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए के ट्रांजेक्शन का वो देख सकता है शिकायत का, 5 लाख। 5 लाख से ज़्यादा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। किसके हाथ में चला जाएगा, अभी हम कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट तक ही है। तो डिस्ट्रिक्ट तक है तो मिनिमम कितने रुपए, सॉरी मैक्सिमम कितने रुपए, 5 लाख रुपए। आगे देखो। अब भौगोलिक आधार पर जिला मंच को शिकायत तभी प्रस्तुत की जा सकती है जब विरोधी सरकार जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है उस जिले में निवास करता हो और व्यवसाय करता हो, अधिकांश समय वहाँ रहता है। इसका मतलब है कि जिसके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है, मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट का रहता है, तो वो जो पर्सन है जिस डिस्ट्रिक्ट में क्या है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो आप जहाँ शिकायत करने जा रहे हो ना, तो उसके अंडर में जो एरिया आता है तो वो पर्सन भी क्या होना चाहिए, उसके अंडर में ही होना चाहिए। दो शर्तें हैं यहाँ पर। पहली शर्त क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 5 लाख। उससे कम तक का वो शिकायत है ना कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है कि जिसकी आप शिकायत लेके जा रहे हो तो वो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के इस एरिया के अंडर में आना चाहिए। जैसे हम अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो फिर अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जिसकी मैं शिकायत लेके जा रहा हूँ तो वो क्या पाली का होगा क्या, वो भी कहाँ का होना चाहिए, अजमेर का होना चाहिए। लेकिन उसका ट्रांजेक्शन जो मैं शिकायत लेके जा रहा हूँ उसमें कितने रुपए तक का होना चाहिए, लास्ट 5 लाख तक का। उसके अंडर का ही वो क्या कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जिला मंच को शिकायत करने की, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ये बेसिक सा सिंपल है। हम जनरली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अपन शिकायत करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए गए थे, गाड़ी पे बैठ के एप्लीकेशन दिए आते हैं या फिर जाके बोल देते हैं। लेकिन कंटिन्यू जो ठीक से जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर ये आपके सामने है अभी।
कि जिला मंच को किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में शिकायत स्वयं उपभोक्ता या किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा की जा सकती है। तो ये जिसके साथ ये धोखाधड़ी हुई ना, तो वो ही क्या कर सकता है, उसकी कंप्लेन कर सकता है। कोई दूसरा पर्सन आके उस एप्लीकेशन को वहाँ पे जमा नहीं करा सकता। ध्यान से समझ जाना। देखो आगे, फिर अगला है कि जिला मंच के शिकायत प्रस्तुत का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं, मतलब इसका कोई एक फॉर्म नहीं होता। एक बेसिक सी आप क्या दे सकते हो, कोई भी एक रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हो सामने वाले को। क्या दे सकते हो, एक रिटर्न एप्लीकेशन जो इनफ होती है आपके लिए। आगे देखो, और उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली शिकायतों के निम्न बातों का। अब जो शिकायतें हैं जो सीधा सीधा सिंपल है बेटा, आप एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, खुद का नाम लिखोगे, फिर उसमें सारा मैटर लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, और फिर इससे लास्ट में क्या कर लोगे, खुद के साइन कर लोगे। समझ आ गई बात आपको? चलो देखो, अब ध्यान से समझना आगे। और अब माल संबंधी, अब शिकायत जो कंप्लेन होती है वो बहुत सारे प्रकार की होती है। अब ये क्या क्या रीजन निकल के आते हैं देखना। सबसे पहले माल संबंधी शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया, मतलब ऐसी कंप्लेंट्स जिसका रिलेशन किससे है, गुड्स से। किससे है इसका रिलेशन? गुड्स से। तो अब पहला पॉइंट क्या है कि विरोधी पक्षकार। विरोधी पक्षकार कौन है, मतलब जिसके खिलाफ हम कंप्लेन करने गए, वो सामने वाला। क्लियर है? अब वो सामने वाला है तो ध्यान से समझना। अपोजिट पार्टी, रेफरेंस ऑफ कंप्लेंट्स टू अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी का है कि शिकायत प्राप्त होने पर जिला मंच उस शिकायत की एक प्रति उस व्यक्ति या संस्था के पास भेजता है जिसके विरुद्ध शिकायत की। क्या आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, पहले एक एप्लीकेशन किसको दोगे, जिसके अगेंस्ट आपने क्या किया है, फाइल किया है, तो पहले उसको एप्लीकेशन दोगे, ताकि वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास तो यहाँ पर मैं तो मानने के लिए तैयार था लेकिन ये तो आया ही नहीं मेरे पास, डायरेक्ट आपके पास कंप्लेन लेने आ गए, तो वो मानहानि का केस कर सकता है। तो आपको पहले से अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास एक एप्लीकेशन देखनी, उसको भी देना पड़ेगा, भाई तूने गलती करी, मैंने तेरे को नोटिस भेज दिया है। बिना नोटिस के आप डायरेक्ट किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते। चलो इस डिपार्टमेंट में विरोधी पक्षकार को अपना पक्ष रखने का क्या देना चाहिए, अवसर। अरे एक उसको आप क्या डायरेक्ट बोल दोगे क्या कि इसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी, अरे उसको बोलने तो दे। समझ, इसको क्या देनी पड़ेगी, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एक अपॉर्चुनिटी। और आरोपी को स्वीकार नहीं करने पर मंच द्वारा निपटारा करना। अब अगर क्या होता है कि अगर आप अपने लेवल पे अगर उसको सॉल्यूशन करते हो तो फिर इसमें आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वो आपके बीच में नहीं बोलेगा। समझ आई बात? अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में अगर अपनी एप्लीकेशन रख रखी है तो उसका निवारण सिर्फ करने का राइट्स किसको हो गया, अब वही करेंगे सारा का सारा निवारण। तो ये तो हो गया आपका गुड्स से रिलेटेड। तो आप बेसिक सा है जो समझ लेना। आप इसमें फाइन जमा कराना पड़ेगा आपको, या फिर आपको जो धोखाधड़ी है वो प्रोडक्ट सामने रखना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर बेसिक चीज़ है ये आपकी। फिर एक है सर्विस। अब चलो ये तो गुड्स का दिख गया कि मैं माल लेके आया तो मैं दिखा सकता हूँ, देखो ये मेरे पास ये है, जैसे ये फटी हुई किताब आ गई। समझ आई बात को? क्या आ गई, फटी हुई किताब आ गई, तो आप दिखा सकते। लेकिन सर्विस कैसे दिखाओगे? जैसे डॉक्टर की सर्विस है, आप कैसे प्रूफ करोगे इसने मेरा गलत ऑपरेशन कर दिया? समझ आई बात को? कैसे प्रूफ करोगे इसने मेरे लिए केस लड़ा और मेरे को जबरदस्ती हरा दिया? तो वो प्रूफ करने के लिए भी कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहला कि जो विरोधी पक्षकार है, यानी जो अपोजिट पार्टी को शिकायत की, वही सेम टू सेम प्रोसीजर। पहले इसको क्या भेजोगे, समझ आएगा? तो पहले इसको एप्लीकेशन भेजोगे ताकि वो कुछ नहीं कर सकता। तो विरोधी पक्षकार को वही सुनाएगा, क्या दोगे उसको, अवसर दोगे, वही उसको भी क्या दोगे, एक अपॉर्चुनिटी। अब आरोपी स्वीकार नहीं करने पर तो वो नहीं करेगा तो फिर कौन निपटारा करेगा उसका, डिस्ट्रिक्ट फॉरम करेगा। और कार्यवाही का संचालन, तो अब अध्यक्ष तथा कम से कम एक सदस्य की उपस्थिति में कार्यवाही का संचालन होना चाहिए। कि वहां पर कम से कम एक तो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, और कम से कम क्या, एक मेंबर वहां पर होना चाहिए जब आपकी यहाँ पर क्या हो रही हो, शिकायत हो रही हो। समझ आइए? देखो, शिकायत की सुनवाई हो रही हो। और निर्णय और क्या देना, आदेश देना। तो अब यहाँ पर वो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि सबसे पहले तो वो डिसीजन लेंगे कि गलत किसके साथ हुआ। अब सपोज गलत उसके कस्टमर के साथ हुआ और फॉल्ट में कौन आ गया, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को साथ, अब शॉपकीपर को एक चीज़ और बोलेंगे कि अब तेरी क्वालिटी में सुधार कर लेना, क्योंकि ये कस्टमर आया तो तेरे और बहुत सारे कस्टमर जो हमारे पास क्या लेके आएंगे, कंप्लेंट लेके आएंगे। तो उसको इंस्टेंट उसकी क्वालिटी में या उसकी गलती में क्या करना पड़ेगा, इसको सुधार करना पड़ेगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा जिला मंच, यानी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म।
उस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में मैंने आपको बहुत साधारण सी बात क्या बोली कि एक अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है, उस डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो भी आपकी कंज्यूमर जी प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाया जाता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितने रुपए तक का कर सकते हो, 5 लाख तक का। बात समझ में आ गई? उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना कर सकते हो, 5 लाख तक का। क्लियर है? और क्या है कि और वो जिसके खिलाफ आप कर रहे हो तो वो उस एरिया में आना चाहिए। जैसे अजमेर का है तो मैं अजमेर में, अगर अजमेर के इस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिपार्टमेंट में लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास जिसकी कंप्लेन लेके जा रहा हूँ तो वो कंप्लेन वाला कौन सा होना चाहिए, उसी एरिया का। दोनों के दोनों का होने चाहिए, उसी एरिया में होने चाहिए। समझ आइए बता को, सेम डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए। या फिर जो कंप्लेन करने वाला है वो वाले किसी एरिया का ही हो, लेकिन जिसने धोखाधड़ी करी ना वो उस एरिया का होना चाहिए। समझ आइए बता को। अब मैं वाले चाहे कहीं भी रहता हूँ, क्या पता मैंने ऑनलाइन मंगवाया हो, समझ गए आप लोग? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। और इसके अंदर कितनी बातें आती है, एक तो गुड्स की और एक किसकी आएगी, सर्विस की, यानी वस्तु से संबंधित और सेवा से संबंधित। क्लियर है क्या आपको ये चीज़? चलो, तो ये हो गया आपका एक जिला मंच। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे आपके इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग में ही बताएंगे आपको। हालांकि मेरा पेपर आपको मिल जाएगा, आई होप सो, शायद आपको मेरा पहला वाला पेपर भी बिजनेस मैनेजमेंट मिला होगा आप सभी को, तो ये वाला पेपर भी आपको टाइम से मिल जाएगा। नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, तो उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। देखो सभी, अब आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपको जो मेरा पूरा पेपर है, जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर होता है मेरा हमेशा, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, और नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे आप इजीली पेपर अटेंड कर सकते हो। तो आपको मेरा पेपर मिल जाएगा। तो पहले आप सभी इस वीडियो को देखिए और फिर बाद में मेरे गेस्ट पेपर को पढ़िए। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।